तो एक्चुअली जो 3 फेट्स ऑफ पायरुवेट में हमारा जो मोस्ट कॉमन फेट है दैट इज व्हाट, दैट इज इन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स या टिश्यूज, उसमें क्या होता है, पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन टू CO2 एंड वाटर by chain of reactions pathways, okay, and ultimately produces energy, okay. So ये अल्टीमेटली एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एंड आगे चलेगा। तो ये जो है पायरुवेट इज ऑक्सीडाइज जो दिखा रहा है कि वो एसिटिल कोएंजाइम में हो जाएगा एंड ये एसिटिल कोएंजाइम में कहाँ घुस जाएगा, इनटू क्रेब्स साइकिल एंड माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। नाउ सेकेंड रूट क्या है, उसको हम लैक्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। एंड थर्ड रूट क्या है आपका, जो पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू इथेनॉल। सो दीज आर द 3 पॉसिबल रूट्स ऑफ पायरुवेट या 3 पॉसिबल फेट्स ऑफ पायरुवेट, जो कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे। अगर हाइपोक्सिक या एनारोबिक कंडीशन हो रहा है तो इथेनॉल बनेगा, ओके, इन सम बैक्टीरिया एंड यीस्ट एटसेट्रा। अगर हाइपोक्सिक एंड एनारोबिक कंडीशंस है इन मसल्स तो वो आरबीसीज एटसेट्रा, तो वो लैक्टिक एसिड बनेगा। एंड अगर एरोबिक कंडीशंस है तो फिर वो एसिटिल कोएंजाइम में बनेगा एंड ये एसिटिल कोएंजाइम में आगे जाएगा, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, केमियोस्मोसिस एंड अल्टीमेटली एटीपी सिंथेसिस होगा। ठीक है। तो ये आपके 3 अलग अलग फेट्स हैं एंड दीज आर द 3 डिफरेंट फेट्स। तो यहाँ आप देखिए ये वो रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं। नाउ जो हमारा पायरुवेट है, तो ग्लाइकोलाइसिस में आपका एंड प्रोडक्ट क्या है, बोलिए। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है 2 ATP 2 पायरुवेट प्लस क्या 2 NADH, ओके। तो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है 2 पायरुवेट 2 ATP एंड 2 NADH, समझ रहे हो। अब ये जो पायरुवेट है, this pyruvate is converted to lactate and at this point there is expenditure of 2 NADH, समझ रहे हो। तो जो 2 NADH हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिला था, जो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया में लेते तो 6 ATP मिलता, वो खर्चा हो गया किस चीज में, लैक्टिक एसिड बनाने में। तो इसीलिए जो नेट आउटपुट ऑफ लैक्टेट फॉर्मेशन क्या है, वही ग्लाइकोलाइसिस का 2 ATP। माने अब ये प्रोसेस में पायरुवेट टू लैक्टेट प्रोसेस में भी कुछ नया मिल नहीं रहा, अंडरस्टूड। उसी तरह जब हम इथेनॉल बनाते हैं पायरुवेट से, तो उस केस में भी आपका दोनों NADH कंजर्व हो जाता है, इट इज यूज्ड अप। So who is catalyzing this reaction? So this reaction is catalyzed by lactate, okay, lactate dehydrogenase, okay. So this is catalyzed by lactate dehydrogenase enzyme, इसका शॉर्टकट हम लोग लिखते हैं LDH। उसी तरह ये जो है this enzyme is called alcohol dehydrogenase, okay, या इसका शॉर्टकट है क्या, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का शॉर्टकट क्या है, ADH, फाइन। सो ये आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ओके, अंडरस्टूड। सो ये आपका अल्कोहल डिहाइड्रो, हाँ बोलो बोलो। सर जो PI लिखा है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। हाँ, PI इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो जो PI हमारा लिखा है वो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है जी। तो इसलिए इधर क्या हुआ, आपका लैक्टेट बनाओ या पायरुवेट से इथेनॉल बनाओ, नया कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा जो 2 NADH मिलना था वो भी खर्च हो जाएगा, understood। So that is why in case of alcoholic fermentation or lactate fermentation, the 2 glycolytic ATP are only produced, ठीक है।
तो ये हमारे 3 पाथवेज हैं। और पाथवेज जो हैं दैट पाइरुवेट जो है उसका एनाबॉलिक फेट भी है। समझ रहे हो? कोई जरूरी नहीं, जैसे आप आत्मन बोल रहा है कि क्यों चाहिए हमें, व्हाई डू वी नीड मल्टी स्टेप रिएक्शन। सुनिए, पाइरुवेट के पास एनर्जी अब नहीं चाहिए, तो व्हाट वी विल डू, तो जबरदस्ती क्यों उसको हम कन्वर्ट करेंगे, उसको हम एनाबॉलिक बना देंगे। वी विल यूज जी सर। पाइरुवेट एंड मेक एलानिन अमीनो एसिड, वी विल यूज पाइरुवेट एंड मेक फैटी एसिड्स। समझ रहे हो? सो दिस इज द केस। नाउ अब अगर आप ओल्डर लिटरेचर देखोगे तो ओल्डर जैसे अभी जो आपके बुक्स में चल रहा है उस केस में हमारा क्या है, आपका जो 36 से 38 एटीपी दिखाता है। वाई 36 to 38 एटीपी दिखाता है? बिकॉज आपका जो क्या 1 एटीपी गिव्स 1 NADH gives 3 ATP and 1 FADH2 gives 2 ATP। समझ रहे हो? बट आजकल वो कंसेप्ट बदल चुका है। ओके, अकॉर्डिंग टू टुडेज काइनेटिक्स 1 NADH will give rise to 2.5 ATP and 1 FADH2 will give rise to 1.5। इसलिए कभी कभी अगर आप कोई नया बुक्स देखोगे तो वहां ये अलग लिखा हो सकता है, तो इसीलिए तब आप क्या गेस करेंगे कि वो नया डाटा यूज कर रहे हैं। बट फॉर यू, फॉर योर स्कूल, अभी भी हम लोग ओल्ड डाटा ही यूज करेंगे। बट मेरे लिटरेचर में दोनों डाटा यूज्ड है। ओके, तो ये वाला लिटरेचर जो है इसमें हम दोनों डाटा यूज कर रहे हैं। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो अब हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन डिस्कस कर लिया एंड वी हैव डिस्कस्ड द पाथवे ऑफ पाइरुवेट। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि हम ग्लूकोज खाए तो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस होके मैंने वी हैव टेकन कार्बोहाइड्रेट्स, from carbohydrates we made glucose, from glucose we went to pyruvate। उसी तरह से हमारा अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। जैसे अगर आप देख रहे हो ये प्रोटीन्स है, ये फैट्स है, तो प्रोटीन्स क्या होगा, दे विल ब्रेक डाउन इनटू एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स अलग अलग पाथवे पे एंटर कर सकते हैं। कुछ एमिनो एसिड पाइरुवेट बन के घुसेंगे, ओके, कुछ एमिनो एसिड एसिटिल के एंजाइम ए बन के घुसेंगे एंड कुछ एमिनो एसिड्स आपका इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल बन के भी घुस सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए प्रोटीन एमिनो एसिड्स कैन एंटर इन डिफरेंट लोकेशंस, ओके, एंड अकॉर्डिंगली उनका एनर्जी मिलेगा। सिमिलरली फैट्स क्या होता है, फैट्स को हम बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं। ओके, फैट्स इज डाइजेस्टेड इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। फैटी एसिड्स का क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो जब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स होगा तो क्या होता है, आपका जनरली एसिटिल कोएंजाइम में निकलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल आप पाल्मिटिक एसिड लेते हो, पाल्मिटिक एसिड में कितना कार्बन है, 16। तो इसका मतलब है इसमें 7 बीटा ऑक्सीडेशन स्टेप्स होंगे। समझ में है? हर बार आपका 2-2 निकलेगा। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट साइकिल में क्या होगा, 14 + 2, सेकेंड में 12 + 2, थर्ड में 10 + 2, फोर्थ में 8 + 2, फिफ्थ में 6 + 2, सिक्स्थ में 4 + 2, सेवेंथ में 2 + 2। अंडरस्टूड? तो इसीलिए आपका हर स्टेप, हर ऑक्सीडेशन पे आपका एक एसिल कोएंजाइम में निकलेगा। बीटा ऑक्सीडेशन मतलब समझ रहे हो कि नहीं, सेकेंड कार्बन आफ्टर COH ग्रुप, तो वो बॉन्ड ये तोड़ता है, तो इसीलिए इसको बीटा ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो इसलिए ऑलवेज द एंड प्रोडक्ट इज व्हाट, एसिटिल कोएंजाइम। तो इसलिए मोस्टली फैटी एसिड्स दे एंटर वाया एसिटिल कोएंजाइम। ठीक है, उसी तरह ग्लिसरॉल जो है वो अलग अलग पाथवे से घुस सकता है।
वो ग्लिसरल डिहाइड बन के घुस सकता है, वो ग्लिसरेट बन के घुस सकता है, एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? सो इसीलिए these are the different ways you will enter into this energy cycle। क्योंकि भैया एनर्जी चाहिए तो इसी साइकिल पे आना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? सो Yes, sir. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन इंटरमीडिएट ऑफ ऑल द डिफरेंट साइकिल्स। Which is the common intermediate of all the different cycles? Acetyl coenzyme A। ठीक है? So this is the case, and यहाँ आप देख रहे हो ये Krebs साइकिल है। Krebs साइकिल के बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, एंड अल्टीमेटली यहाँ एटीपी सिंथेसिस हो रहा है। क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फेट्स। ऐसे ये एक और समरी है, अगर आप देखोगे तो ये सब चीज पढ़ाने का मन तो करता है, बट आप लोग का इंटरेस्ट देख के वो मन मर जाता है। ठीक है? सो दिस देख रहे हो, तो देयर आर वेरियस पाथवेज हाउ दे कैन एंटर इनटू इट। तो ये एक नेटवर्क ऑफ पाथवेज है, समझ रहे हो? तो एंड अल्टीमेटली वी विल गेट एनर्जी। ठीक है? चलिए, सो बिफोर गोइंग देयर हम लोग थोड़ा चले जाते हैं, एक एनसीईआरटी ब्रशअप कर लेते हैं कि वहां क्या लिखा हुआ है। सो द हेडिंग ऑफ एनसीईआरटी इज एक्चुअली प्लांट रेस्पिरेशन। पहले सेल रेस्पिरेशन टर्म देता था, बट मेरे ख्याल से अभी दे दिया है टर्म क्या, प्लांट रेस्पिरेशन, है कि नहीं? तो व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज द चैप्टर नेम? यस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो एक्चुअली प्लांट्स में डेफिनाइट रेस्पिरेशन नहीं होता, दो plants are multicellular organisms, but they do not have a organ system level of organization, है कि नहीं? प्लांट्स में अभी भी टिश्यू लेवल है, अगर आप ध्यान से देखोगे, या टू सम एक्सटेंट ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल प्लांट्स में नहीं होता। इसीलिए जिस तरह एनिमल्स में एक डिवोटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उस तरह प्लांट्स में डिवोटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। सो दैट इज व्हाई इन देम द प्लांट सेल्स वही रेस्पायर करते हैं। तो इसलिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज इक्वल टू प्लांट रेस्पिरेशन। चलिए, तो क्या लिखता है देखते हैं। Photosynthesis, of course, takes place within the chloroplast in the eukaryotes, whereas the breakdown complex molecules to yield energy takes place in the cytoplasm and in the mitochondria. The breaking of CC bonds of complex compounds through oxidation within these cells. Okay, the compounds that are oxidized during this process are known as respiratory substrates. Usually, carbohydrates are oxidized to release energy. क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के पास काफी ऑक्सीजन होता है, तो इसलिए उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें स्पेशली ऑक्सीजन अरेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। बट इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स गिव डबल एनर्जी, प्रोटीन्स गिव इक्वल एनर्जी, बट बोथ ऑफ देम आर हाईली डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। इसीलिए अगर आपको प्रोटीन्स या लिपिड्स ब्रेक डाउन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डू ए लॉट ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस। आपको बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? चलिए, सो इसीलिए द कंपाउंड्स यूजुअली कार्बोहाइड्रेट इवन कैन बी यूज्ड एज रेस्पिरेशन सम प्लांट्स अंडर सर्टेन कंडीशंस। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल, all the energy contained in the respiratory substrate is not released into the cell, okay, or in a single step. It is released, kya? It is released in a series of slow stepwise reactions controlled by enzymes, and it is trapped as chemical energy in the form of ATP. Hence, it is important to understand that energy released by oxidation in respiration is not, or rather cannot be used directly, but it is used to synthesize ATP, which is broken down whenever
energy needs to be utilized. Hence, ATP acts as energy currency of the cell. Okay, so the energy trapped in ATP is usually is utilized in various energy required processes, and the carbon skeleton produced during respiration is used as precursor. सुनिए, जैसे पहले क्या होता था हमारे सोसाइटी में भी, suppose Atman's family is into rice and Satya Sarthak's family is into fish and Adya's family is into oil. So then what Atman, how Atman will get oil and fish from? तो वो एक x amount of rice देगा सत्य को, तो accordingly वो fish देगा. Similarly, हाँ, an x amount of rice देगा आद्या को, तो वो उसको x amount of oil देगी. तो इस तरह से उनका पहले रिलेशनशिप चलता था. सो इसलिए nobody was independent, everybody was actually interdependent. तो हर एक के पास कुछ ना कुछ होता था. यस, अब जैसे आद्या है, अब वो अकेला तेल से तो जी नहीं सकती ना, उसे भी तो चावल चाहिए खाने के लिए. द चावल इज कमिंग फ्रॉम आत्मन्स फैमिली. उसे भी फिश चाहिए, उसे हो सत्यस फैमिली एंड सो ऑन. तो सोसाइटी इस तरह से चलता था. बट फिर हम लोगों ने क्या किया, एक डिवोटेड करेंसी सिस्टम बनाया. ओके, अब सी व्हाई टुडे सोसाइटी इज करप्ट, यू नो, बिकॉज ऑफ करेंसी. पहले अब सपोज जैसे किसी का मन क्या, सत्य का मन क्या, मैं सब चुरा लूंगा आत्मन का, तो क्या करेगा वो, पूरा 10-20 ट्रक चुरा लेगा उसका गेहूं ना क्या, तो समझ रहे हो ना, तो 10-20 ट्रक लेके रखेगा कहाँ, एंड सो ऑन. तो इसलिए दोस थिंग्स स्टीलिंग वाज नॉट सो इजी. बट जब करेंसी बन गया तो लोगों ने उसको लेके छुपाना शुरू किया, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. So just like that. So in our cell also now, directly the energy that is produced, it cannot be utilized. So आपको एनर्जी चाहिए ले लो, अरे भाई बन रहा है उसे ले लो ना, हमें एटीपी दो. तो जब आप एटीपी दोगे तो वो रिएक्शन होगा. सो दैट इज वाई जो एक्सेस एनर्जी लिबरेटेड है वो हीट के रूप में वेस्ट होता है. अंडरस्टैंड? इवन हमारे बॉडी में भी हीट के रूप में वेस्ट होता है. But since we are warm-blooded animals, it is utilized to maintain the warmth of our body. Okay, do you understand? तो ये उसका बेसिक कंसेप्ट है. ठीक है, तो इसीलिए प्लांट्स में कोई डेफिनाइट ऑर्गन सिस्टम नहीं है. वेल, द आंसर